साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है सोयाबीन फसल में खरपतवार प्रबंधन। इस विषय पर बात करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर CR काटवा जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र रतलाम में, और सफल कृषक के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार जी। आप ग्राम तीतरी जिला रतलाम से हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों बताना चाहेंगे कि जहां हम खरीफ फसलों की बात कर रहे हैं तो कैसे खरपतवार उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है, आज उसके विषय में यहाँ पर हम बात करेंगे। और जितेंद्र जी ने कौन से प्रयोग खेती में किए हैं उसके विषय में हम जानेंगे। यह कार्यक्रम सजीव फोन इन है। फ़ोन लाइन, फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन पर फ़ोन करके आप हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, विषय संबंधी प्रश्नों को उनसे जान सकते हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जहां बात हम खरपतवार की कर रहे हैं तो कैसे ये फसलों के लिए नुकसानदायक है और कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके विषय में आप हमें बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा आपको सर कि इसमें अगर सोयाबीन की फसल की बात करते हैं अपन, तो सोयाबीन फसल में ये लगभग 30% से लग के 90% तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें अगर अपन समय पे उनका अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा, ये सोयाबीन नहीं अन्य फसलों में भी बहुत भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सोयाबीन फसल है वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो इसमें तो लगभग 90% तक इसका नियंत्रण नहीं करते हैं तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कि इससे खरपतवारों से नुकसान क्या होते हैं, अगर बात करें अपन खाद एवं उर्वरकों की, तो ये जो खरपतवार और फसल होती है इनके दोनों के बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन होता है। तो जो भी आप न्यूट्रिएंट आपकी फसल को देते हो, सोयाबीन फसल को आप जो भी उर्वरक देते हो, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट दिया, DAP दिया, या फिर 12-32-16 दिया, तो ये जो देते हैं इनको फसलों को, वो लगभग आपकी फसल से ज़्यादा तो खरपतवार ले जाते हैं। इसलिए उन्हें समय पर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। इनमें खाद का भी कंपटीशन होता है, इनमें वायु का भी कंपटीशन होता है, इनमें प्रकाश का भी कंपटीशन होता है। तो ये आपकी फसल को बढ़ने नहीं देंगे, आपकी फसल में इनका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसकी उपज में काफ़ी कमी आने की संभावना होती है अगर समय पर अपन खरपतवारों का नियंत्रण। सर, हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर हैं विपिन कटारे जी सागर से। विपिन जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार, आवाज़ आ रही है? हाँ जी बोलिए। नमस्कार। जी सर मैं ये जानना चाह रहा था कि सोयाबीन में सर फल छेदक कीट लग गए सर, मतलब पत्तों में छेद हैं बहुत सारे जगह, मतलब एक पेड़ में 4-5 पत्तों में छेद हो रहे हैं, तो ये कौन सी समस्या है सर? इसमें कौन सी दवाई डालें, और खरपतवार के लिए सर कौन सी दवाई डालें, क्योंकि पहले हम लोग जो इमाजी थापर वगैरह डालते थे, और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो अच्छी हैं? जी विपिन जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सर, इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। नमस्कार, मैं आपको विपिन जी बताना चाहूँगा कि पहले अपन खरपतवार की बात करते हैं। जैसे आप इमेजा थापर की बात कर रहे हो किसान भाई, तो इमेजा थापर सभी लोग लगभग यूज करते हैं, लेकिन उससे सारे खरपतवार नष्ट नहीं होते हैं। उसके साथ में अगर एक क्लोरोमुरीन करके आती है, उसका अगर उपयोग करते हैं तो जैसे चौड़ी पत्ती वाले और सक्रिय पत्ती वाले सभी खरपतवार उससे नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पे पूर्व मिश्रित जो खरपतवार नाशी हैं वो भी आप देख पाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उनमें अगर मैं मोटा मोटा नाम आपको बताना चाहूँगा तो आप इमेजा थापायर प्लस इमेजा मोक्स उपयोग कर सकते हो। इसकी मात्रा लगभग 100 ग्राम है 1 हेक्टेयर के लिए। इसके अलावा प्रोपोक्यूजोलोफो प्लस इमेजा थापायर भी आप ले सकते हैं, इसकी मात्रा लगभग 2 लीटर है। 2 लीटर इसका उपयोग करना है। तो ये पूर्व मिश्रित है, ये ऑलरेडी चौड़ी और सकड़ी दोनों जिस प्रकार के खरपतवार होते हैं ना, जैसे सकड़ी पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले, तो ये सबको नष्ट करते हैं। हाँ, तो ये इनका उपयोग कर सकते हैं ना। इसके अलावा अगर समय मिला, सर हमारे साथ यहाँ एक कॉलर और हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नंद स्वरूप जी, आपको आवाज आ रही हो तो अपना प्रश्न पूछें। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। जी पूछिए। मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारी फसलें होती हैं उसमें जो हमारे, हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आपकी, पूछिए। हेलो,
हाँ जी, हम सुन पा रहे हैं मैं आप। जानना ये चाहता हूँ कि हमारी जो खड़ी फसलें होती हैं तो जी। इनमें जो खरपतवार होते हैं तो इनका निस्तारण करना ठीक होता है कि इनका प्रबंधन करें जिससे फसल अच्छी पैदा हो सके? जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न सर। आप जो उत्तर दे रहे थे बस उसी को आपको आगे बढ़ाना हाँ, है। और ये जिज्ञासा सभी की है तो जानना चाहते हैं। और बिल्कुल ये हर बार पूछते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड बिल्कुल किसान बिल्कुल। हैं। ये हर जी बार जी इनका फ़ोन इन लाइव में बिल्कुल हमेशा सर। क्वेश्चन आता है। अच्छे किसान है, प्रोग्रेसिव है, इंटरेस्टिव है। जी तो इनको मैं जैसे बताना चाह रहा था, प्रबंधन तो जरूरी है। जी देखो, अगर खरपतवारों का अपन प्रबंधन नहीं करेंगे जी तो बिल्कुल अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा। सही बात। हाँ, ये हो सकता है कि किसान भाई कल्चरल मेथड में जा सकते हैं, कृत्रिम जी कर सकते हैं, प्राकृतिक कर सकते हैं, या फिर यांत्रिक कर सकते हैं। जी हाँ, माने किसान भाई ये चाहें कि हमें केमिकल की तरफ नहीं जाना, जी क्योंकि केमिकल हार्मफुल होते हैं, वो मनुष्य के भी लिए होते हैं, जी फसलों के लिए भी होते हैं, तो पशुओं के लिए भी होते हैं। जी लेकिन अगर जैसे इस बार कई खेतों में सिचुएशन ऐसी हुई कि बारिश हो गई और बुआई हो गई, तो वहाँ उनको डोरा और खुरपा चलाने की जी मतलब टाइम मिल गया। जी जी तो बिल्कुल। काफ़ी किसानों को लगभग केमिकल का उपयोग नहीं करना जी पड़ा। जी जी अगर ऐसी स्थिति में किसान भाई केमिकल से दूर रहें, जी केमिकल का उपयोग कम से कम करें, जी क्योंकि ये मैंने जैसा बताया हार्मफुल है। जी इसके अलावा अगर दिक्कत आ रही है, कई बार क्या होता है कि ये जो समय मिला इस बार जी किसानों जी को, जी जी वो समय नहीं मिलता। जी कई बार कंटिन्यू बारिश होती है, रोज बारिश होती है, रोज 2-3 घंटे का। तो किसान भाई उसमें इंतजार करते हैं कि अपन किस प्रकार से खरपतवारों को कंट्रोल करें, जी बिल्कुल क्योंकि फसल और खरपतवार दोनों कंटिन्यू बढ़ते हैं, जी कंटिन्यू उनकी ग्रोथ राइट, होती है। सही बात है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई सोचते हैं जी कि जी अब तो केमिकल के अलावा कोई जी सहारा नहीं है, जी और एक्चुअल में केमिकल के अलावा कोई सहारा भी नहीं होता। बिल्कुल। तो जिस हिसाब से मैंने आपको पहले केमिकल बताए, जी जी वो जी पूर्व मिश्रित आप पूर्व काम में मिश्रित, लें, जी जो जी कि जी चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती दोनों पर दोनों काम को आएंगे। काम करें। बहुत ही बढ़िया। जी, जी सर। इसके अलावा मैं उनका सवाल पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ जी सर जी का। बिल्कुल सर। तो उन्होंने पूछा था, एक अभी इली की उनको दिक्कत आ रही जी है, पत्तों में छेद हो रहे हैं पत्तों तो में जी छेद हो जी रहे हैं, बिल्कुल। और ये अभी लगभग सभी एरिया में आ रही है इली, जी हल्की इली का प्रकोप देखा जा रहा जी है। जी तो मैं इली के लिए बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि शुरुआत में ऐसा केमिकल नहीं डालें जी कि उसके बाद फिर दोबारा ऐसा कोई केमिकल डालें तो वो असर ही ना करे। बिल्कुल सही बात। तो किसान भाइयों को पहले शुरुआत में, क्योंकि जी लगभग 2 स्प्रे तो करने ही पड़ेंगे, जी 2 जी छिड़काव के बिना तो आजकल सोयाबीन होना संभव संभव ही नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो पहला जो स्प्रे करें ये हल्का जी करें, जी क्योंकि हल्का इली का प्रकोप है तो हल्का उपयोग करें। जैसे बिल्कुल। थायोमिथोक्साम प्लस लेमडा साइलोथ्रीन होता है, जी उसका मात्र 125 ml डोज है 1 जी हेक्टेयर के जी लिए, तो वो शुरुआत में ये उपयोग करें। जी तो ये लगभग अपना 1 महीना निकाल देगा। उसके जी बाद में किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ जी कि बाद में अपने को दिक्कत आती है सफ़ेद मक्खी वगैरह की। जी 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 तो सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के लिए जो लेमडा साइलोथ्रीन प्लस इमिडाक्लोपिरिड का अच्छा कॉम्बिनेशन आता है, जी उसका उपयोग करें। तो उसमें क्या है, सफ़ेद मक्खी भी कंट्रोल होगी, जी और जो कीट है काटने वाले, जी 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 वो उस भी पर भी उस नियंत्रण पर आएगा। भी। बहुत और बढ़िया जो सर। पहले वाली जी मैंने जी दवाई जी बताई उसमें जी जो जिन उन्होंने बताया कि पत्तियों के छेद हो रहे जी हैं, बिल्कुल तो वो काटने वाली और चूसने वाले जी दोनों ही प्रकार के कीटों को नष्ट करने नष्ट का किया जा काम सकता है। काम किया जा बहुत सकता ही है। बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा सुझाव यहाँ पर सर ने दिया। और दोनों ही जो हमारे कॉलर थे, मुझे पूरी उम्मीद है उन्हें अपना उत्तर प्राप्त हुआ होगा कि कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। और दवाइयों का सही उपयोग अगर आप करेंगे तो उससे खरपतवार और जो समस्याएं आपको हो रही हैं, कीट की समस्या, इल्ली की समस्या, उससे आपको निजात मिलेगा और आपको फायदा प्राप्त होगा। आज हमारे साथ सफल कृषक के रूप में जितेंद्र पाटीदार जी हैं। जितेंद्र जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ पर हम सोचते हैं कि बच्चा विदेश जाता है, वहाँ जाकर सेटल हो जाता है और उसे वह सफलता मानता है और सारे लोग, उसके कुनबे के लोग उसको सफलता मानते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं, नाम डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार है। आप यूएसए गए, वहाँ पढ़ाई लिखाई करी, एक अच्छी जॉब मिली, लेकिन वही बात कि देश खींच लाया और खेती के नए नए प्रयोग यहाँ पर लाकर किए और कैसे उन्होंने यहाँ पर सफलता प्राप्त की, आइए उसके विषय में जानते हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र जी, आप हमें बताएं कि कैसे आप इस यात्रा से जुड़े और कैसे आपने इस क्षेत्र में कदम रखने के विषय में सोचा, कैसे आपको प्रेरणा मिली, इसके विषय में बताएं। जी, जी। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले जो प्रेरणा जो मिली कि भाई हमको कुछ नया करना है, जी। अच्छा करना है, पढ़ लिख करके, पढ़ना पूरा है, जहाँ तक हो सकता है बाहर जाना है,
और लेकिन पढ़ के आकर के अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए अपने को कुछ काम करना है। तो पहली जो प्रेरणा मिली वो परिवार से ही मिली। हमारे जो बड़े पिताजी थे अंबाराम जी पाटीदार, वो हमारे क्षेत्र में सबसे पहले अंगूर की खेती, हाइब्रिड टमाटर, मिर्ची, स्ट्रॉबेरी, ये सब आधुनिक खेती जो ट्रेडिशनल खेती पहले हमारे यहाँ हो रही थी, तो उसके कंपैरिजन में एक थोड़े क्षेत्र में वो लगा करके वो लेकर के आए। वो काफ़ी ट्रेवल करते थे, तो वहीं से प्रेरणा मिली कि भाई हमको भी कुछ ऐसा पढ़ लिख करके आ करके और ऐसा कुछ करना है। क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे कि किसान का उत्थान जब तक नहीं हो सकता जब तक खेती के साथ में और ऐसी टेक्नोलॉजी को जोड़ करके या प्रोसेसिंग वाले पार्ट को जोड़ करके या किसान ऐसी चीज़ें करे जिससे उसकी आमदनी बढ़े। जैसे हम आज बात करते हैं कि किसान की आमदनी जो है वो दोगुनी और तिगुनी होनी चाहिए अन्य स्रोत खेती आधारित से मिला करके। तो यहीं से प्रेरणा मिली और यहीं से प्रेरणा के साथ में वहाँ विदेश गए और वहाँ से छोड़ करके आकर के वहाँ की तकनीकों के साथ में आज यहाँ खेती कर रहे हैं। और अन्य किसान भी जो है वो जैसी खेती हम कर रहे हैं वैसी खेती अन्य किसान भी कर रहे हैं। मुख्य फसल के रूप में हम अंगूर और अमरूद की खेती और स्ट्रॉबेरी ये हम लोग कर रहे हैं। और अंगूर में जो है वो अलग अलग प्रजातियां हम लोग कर रहे हैं यहाँ रतलाम जिले में तीतरी गांव में, जिसमें हम लोग प्रसंस्करण की प्रजाति भी करते हैं और जो खाने वाले अंगूर जिसको टेबल ग्रेप्स बोलते हैं वो वाली प्रजाति भी हम लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वाकई प्रेरणादायक यह कहानी है कि कैसे सफ़र की शुरुआत हुई और कैसे वापस यह जो कहना चाहिए देश का बच्चा है वापस देश लौटा। और देखिए एक अलग ही कहानी आपके सामने रखी। हमारे साथ यहाँ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, इंदर सिंह जादौन जी उज्जैन से। इंदर जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी इंदर जी, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछिए अपना प्रश्न। हेलो। हाँ जी, पूछिए अपना प्रश्न पूछें। हेलो जी, आवाज आ रही है, प्रश्न पूछिए। मैं इंदर सिंह जादव उज्जैन एमपी से बोल रहा हूँ सर। जी जादव जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक संतुलित खाद कितना डालें ताकि फसल का उत्पादन सही मात्रा में आए। हम सुनते हैं कि 1 एकड़ में जो है जागरूक किसान 16-17 कुंटल बीघे की सोयाबीन का उत्पादन लेते हैं। बिल्कुल। और पहले के हम देखते थे कि इतनी बीमारियां लगती थी, आजकल तो नई नई कंपनियां बताती है फलानी दवाई डालो, इस डालो, तो इतनी इल्लियां लगती है। बस उसके साथ में मैं किसानों को बोलूंगा कि मैं हमेशा सोयाबीन के साथ में 5 किलो बीघे का सल्फर डालता हूँ जी, और कुछ भी नहीं डालते हम। जी जी। एक और प्रश्न है मेरा वैज्ञानिक, जिससे कि जो है बोनी, जब अपने बोनी का समय आता है उसके पहले यदि खेत की हंकाई के टाइम पे ये खाद डाल दिया जाए और फिर जो है केवल सोयाबीन की बोनी करे। ज्यादातर किसानों का क्या है कि सिंगल पेटी की सीडी ले तो खाद बीज मिक्सचर करते हैं तो बहुत तकलीफ आती है। तो थोड़ा सा इस पर आज प्रकाश डाले। मैं कृषि विज्ञान केंद्र का बोर्ड मेंबर हूँ, मैं खेती बाड़ी में जो है आकाशवाणी इंदौर जाता हूँ, हम रेडियो दस्तक का एंकरिंग भी हूँ, वहाँ भी हम जो खेती बाड़ी कार्यक्रम चलाते हैं। जी 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 जी, बहुत बढ़िया जादौन जी, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ डॉक्टर साहब द्वारा दिया जाएगा। और सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद जादौन जी के प्रश्न के उत्तर को आप लगा कंटिन्यू करिएगा। तो दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ले रहे हैं यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों, पुनः कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन सजीव फोन इन कार्यक्रम। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है सोयाबीन फसल में खरपतवार प्रबंधन, जिस पर बात आज हमारे साथ कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर CR काटवा जी, और सफल कृषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार जी। आप दोनों का पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, जहाँ हमारे अभी कॉलर ने आपसे प्रश्न पूछा कि खाद का संतुलित प्रयोग
और दूसरा बुआई से पहले अगर खाद का किस प्रकार उपयोग करना है या क्या प्रबंधन करना है, तो उसका उत्तर अब आप प्रदान करें। जी जी जो अपने किसान भाई हैं उनका बहुत ही प्यारा सवाल है जी, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका खुद का ये अनुभव बोल रहा है। जी बिल्कुल, वो फील्ड में उन्होंने देखा है जी, क्योंकि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसमें कि खड़ी फसल में किसी भी प्रकार का कोई उर्वरक देना नहीं चाहिए जी, और वो फील्ड में उन्होंने देखा है जी, कि बिल्कुल। अभी कई जगह हम भी घूमते हैं फिरते हैं जी। फील्ड में, तो हम खुद देखते हैं कि यूरिया और डीएपी को मिक्स करके जी। किसान भाई 1 महीने की जब सोयाबीन की फसल हो जाती है तो जी। खड़ी फसल में उसका बुरखाव करते जी हैं, जी, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, जी किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो एक जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है जी, वो सभी को बना लेना चाहिए। जी, फिर उसके आधार पे जी, उनको उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। जी, जैसे उसमें अगर कितना अपने को सिंगल सुपर फास्फेट डालना है, जी, जी, कितना अपने को उसमें डीएपी डालना है, कितना 12-32-16 डालना है। जी। और मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि सोयाबीन की फसल में जी, हमेशा जो भी उर्वरक देना हो वो बुआई के टाइम या बुआई से पहले ही दे दे सकते हैं। उसके बाद में कोई भी उर्वरक खड़ी फसल में जी। किसान भाई को नहीं देना नहीं चाहिए। देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यूरिया मिक्स करके ऊपर से छिड़काव करने का कोई मतलब नहीं मतलब है नहीं, क्योंकि राइट। खुद सोयाबीन की फसल है वो नाइट्रोजन बनाती है। बिल्कुल। किसान भाई ने कभी उखाड़ के सोयाबीन का पौधा देखा होगा जी। तो उसकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती है लाल जी, लाल कलर जी। की, वो खुद नाइट्रोजन बनाती है। जी, और रही बात ऊपर से डीएपी और पोटास डालने की, जी। तो डीएपी और पोटास का ऐसा नेचर है कि जहां आप डालोगे वहीं पड़ा रहता है। जी, जी, अब वो टोटली उनका काम ये होता है कि ज़मीन खराब कर। बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों को कभी भी ऊपर से नहीं डालना चाहिए। अगर वो हमेशा ये ध्यान रखें कि बीज से लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर जी, नीचे जी, जी, जी। खाद का उपयोग करना चाहिए जी, सर। और वो जो भी है बुआई से पहले ही करना जी, जी, और सबसे बढ़िया इन्होंने सभी किसान भाइयों के लिए कहा है कि जो सल्फर का ये 5 किलोग्राम प्रति बीघा यूज करते करते हैं, हैं जी। वो सभी किसान भाइयों को करना चाहिए। जी, क्यों करना चाहिए? क्योंकि सोयाबीन जो फसल है वो जी। तेलीय फसल है जी, और तेलीय फसल को सल्फर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जी, क्योंकि उससे उसकी जो ऑयल की क्वांटिटी है, जो तेल जी। की क्वांटिटी है वो भी बढ़ती है और दानों में चमक वगैरह भी अच्छी रहती जी। है। इसलिए जब भी वो सोयाबीन की फसल बोए जी। तो 5 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब जी। से किसान भाई को सल्फर देना ही देना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो उससे क्या जी। होगा कि जो सोयाबीन की फसल है जी। उसमें कीट बीमारियों का जी, भी थोड़ा जी, कम इफेक्ट रहेगा जी। क्योंकि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो फिर वो आगे जाके ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो जी। कमजोर फसल होती है तो फिर जी। कुछ भी हल्का सा भी कीटों का प्रभाव हुआ तो वो जी। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता जी, है। जी, जी, जी सर, बहुत बढ़िया। वाकई अगर ये जानकारी आपके पास में है और अगर ये संतुलन को आप निर्धारित करके आगे बढ़ते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम इतने ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं उसके प्रति कि हम सही ज्ञान को भी उस पर भरोसा नहीं करते हैं और हम अपनी तरफ से ही केमिकल ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। तो अगर आप उनका संतुलन रखेंगे, और सर ने जिस प्रकार बताया कि सोयाबीन की खेती जो कि तेलीय खेती है और उसके दाने की चमक को बढ़ाने के लिए सल्फर किस प्रकार से काम करता है, अगर आप उसका सही मात्रा में उपयोग करेंगे तो आपकी फसल बहुत ही उम्दा आपको प्राप्त होगी। जितेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप यूएसए से लौटने का एक इतना बड़ा निर्णय लिया, क्या आपको विश्वास था कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और आप सफल हो जाएंगे? इसके विषय में आप हमें बताएं। देखिए, विश्वास तो था जी। कि सफल होंगे जी। और हर हाल में सफल होना ही था क्योंकि वापसी की कोई यात्रा थी ही नहीं जी। ना उसका कोई, मतलब मैं अगर उसको ये कहूँ कि बिल्कुल, रिटर्न बिल्कुल। टिकट नहीं था। जी, जी, जी। तो उस मूड से और उस तरीके से आए थे कि भाई कुछ भी हो जाए अपने को जी। अच्छा काम करना है जी। और अपने को सफल होकर के दिखाना है ताकि ऐसे उदाहरण ना बने कि देखो वो गए थे और वो आकर के वापस आ उन्होंने गए। क्या वाकई ये किया। सोचा जाता है कहीं ना कहीं। तो इसके साथ ही आपने जो अंगूर की खेती का जो प्रयोग आगे बढ़ाया और उसके विषय में हम जानना चाहेंगे कि कैसे क्या लागत आई, कैसे शुरुआत हुई और क्या आज की अवस्था है उसकी, उसके विषय में आप हमें बताएं। जी, अंगूर की खेती तो हमारे यहाँ पे मेरे जाने से पहले से ही हो रही थी। जी। लेकिन हम लोग पहले खाने वाले अंगूर की प्रजातियां कर रहे थे। जी। जो बड़ा अंतर आया वो आया कि नई प्रजातियां इंट्रोड्यूस हुई अपने क्षेत्र में जी। और उन प्रजातियों में उत्पादन लागतें कम आई और किसान का लाभ का प्रतिशत बढ़ा जी। और छोटा किसान भी उनको कर सकता है। वो वाली चीज़ें उसके अंदर आई। साथ ही कुछ हमने टेक्नोलॉजी के प्रयोग भी इसमें इंटीग्रेट किए, जिसकी वजह से जो है वो जो क्वालिटी जो पैदा हुई और जो क्वांटिटी में जो वृद्धि हुई वो एक विशेष रूप से जो है वो वहाँ जाने का फ़ायदा हुआ। जी। जी।
जी बिल्कुल, वाकई बहुत बड़ी चीज़ है कि जब आप एक बड़ा कदम उठाते हैं तो उतनी ही जिम्मेदारियां आपके कांधों पर बढ़ जाती हैं। तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, स्वयं पर विश्वास रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। जितेंद्र जी, जहां हम बात कर रहे थे, आप अंगूर की खेती में प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके विषय में आप बताएं कितनी क्या लागत इसमें लग जाती है? अगर कोई किसान इसमें शुरुआत करना चाहता है तो कैसे वो इसमें कदम बढ़ा सकता है? क्या उसकी लागत होगी, कितना इसमें समय लगेगा, और क्या मतलब कितने समय बाद वो इससे जो है आय निकाल सकता है? इसके बारे में आप बताएं। देखिए, अंगूर की खेती अगर कोई किसान अपनाना चाहता है जी, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि पानी की उपलब्धता की स्थिति है या नहीं है। क्योंकि अंगूर बागवानी फसल है और 12 महीने उसको पानी चाहिए होता है। गर्मी के दिनों में भी 16 से 20 लीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन उसको आवश्यकता होती है। तो पानी की व्यवस्था देखना है। जिन किसानों के यहाँ, जैसे हमारे यहाँ पे भी पानी की व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ ऐसा कोई बड़े नदी या तालाब नहीं है कि जहाँ से पानी हमको निर्बाध रूप से प्राप्त होता रहे। तो हमारे यहाँ पे हमने प्लास्टिक के तालाब बनाए हुए हैं और किसानों ने भी बनाए हुए, और जिसके माध्यम से सफलतापूर्वक सबसे अच्छी बागवानी की खेती मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के अंदर आज हो रही है। तो ये ऐसी व्यवस्था देखे कि भाई तालाब कहाँ हम छोटा बना सकते हैं। मान लीजिए 1 एकड़ का किसान है तो 1 एकड़ के लिए जितने पानी की आवश्यकता है गर्मी के दिनों में खास करके, तो वो एक कैलकुलेशन लगा लेवे। और रही बात फिर उत्पादन लागतों की, तो देखिए इसमें क्या है कि उत्पादन लागतें निर्भर करती है कि आप कौन सी प्रजाति के अंगूर लगा रहे हैं और उसके जो मंडप वगैरह जो आप कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मोटा मोटी यदि मैं आपसे कहूं कि भाई अंगूर की फसल 1 एकड़ के लिए कितनी लागत आती है, तो तकरीबन आप मान के चलिए कि 5 लाख रुपए के करीब जो है वो शुरुआती लागत आती है। थोड़ी लागत ज़्यादा आती है, लेकिन इसमें जो है वो बैंक फाइनेंस भी करती है और बैंक ऋण देती है। सब्सिडी का भी प्रोविजन है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो है, और प्रदेशों में भी सब्सिडी का प्रोविजन है। तो इस तरीके से किसान को आर्थिक रूप से मदद मिल जाती है शुरुआत करने में। और फसल लगाने के बाद तीसरे साल पहली फसल आती है और उसके बाद साल में एक बार फसल आने लग जाती है, तो वहां से कहीं ना कहीं आय की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। कि देखिए किस प्रकार आप उद्यानिकी में अगर कदम रख रहे हैं, अंगूर की खेती में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो लागत थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन 3 साल के बाद जो आय आना शुरू होती है तो बहुत ही अच्छी आय आपको इससे प्राप्त हो सकती है। काटवा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कीटों का जो इस समय फसलों में नुकसान पहुंचा रहे हैं और खरपतवार के विषय में भी आपने बताया, तो अगर हम इसका एक संतुलित नियंत्रण के लिए कुछ उपयोग करना चाहें तो उसके विषय में हमारे किसान भाइयों को बताएं जो नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या इसमें कर सकते हैं जिससे उन्हें सफलता हासिल हो। बिल्कुल, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि खरपतवार नाशी हो या इंसेक्टिसाइड हो या कोई भी व्याधिनाशक हो, उनके लिए एक संतुलन मात्रा बनाए रखने के लिए एक तो जो पर्टिकुलर जिस चीज़ के लिए, जैसे कोई खरपतवार नाशी अपन उपयोग कर रहे हैं, तो वो चयन करने से पहले ये डिसाइड कर लें, ये सोच ले कि ये उसको खत्म करेगा कि नहीं करेगा। ये किसान भाइयों को पता होना चाहिए कि जो अपन दुकान से खरीद रहे हैं वो अपन किसी खरपतवार के लिए ले रहे हैं तो वो उसके ऊपर बराबर काम करेगा कि नहीं करेगा। यही तरीका कीटों में है। जैसा कि किसान भाई ने पूछा कि जो सोयाबीन की पत्तियां हैं उनमें छेद बना रहे हैं, तो वो काटने वाले कीटों को मारने वाली दवाई उनको उपयोग करनी है, न कि रस चूसने वालों की। बिल्कुल। तो ये एक उनको क्लियर होना चाहिए कि हमें कौन सा कीट है और हमें इस पे कौन सी दवाई उपयोग करनी चाहिए। उसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। बहुत बढ़िया सर, वाकई अगर सही ज्ञान आपके पास में है तो आपको नुकसान नहीं होगा, तो इस प्रकार से आप उसका उपयोग करके और सफलता हासिल कर सकते हैं। जितेंद्र जी, चलते चलते हमारे युवा साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संक्षेप में अपना संदेश उन तक पहुंचाएं। देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी उस स्तर पर बढ़ गई है कि खेती को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है और सारी जानकारियाँ आपके फ़ोन पर उपलब्ध हैं। तो आप उसका भरपूर उपयोग करें, पूरी जानकारी जुटाएं, और आजकल जो अच्छे अच्छे संस्थान भी हो गए हैं, आप वहाँ जाकर के सीख सकते हैं और टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने से कहीं पीछे न हटे, क्योंकि अब तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई सारी चीज़ें आने वाली है। तो आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए खेती के अंदर और एक अगले स्केल पे खेती को ले जाकर के आप करिए। निश्चित रूप से आपको नौकरी से ज़्यादा फायदा जो है वो खेती के अंदर होगा और आपको सफलता उसमें निश्चित रूप से मिलेगी। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया जितेंद्र जी, वाकई ये बात सही है कि
आज के समय में खेती केवल वह पुराने समय की सोच नहीं रह गई है कि जिससे केवल उतना ही अनाज निकलता था कि जहां पर केवल खाना पूर्ति हो पाती थी। इस समय पर अगर सही ज्ञान के साथ खेती की जाए तो यह एक बहुत ही सफल व्यवसाय से आगे आप निकल सकते हैं। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा करी। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत धन्यवाद दर्शकों को प्रेरणा देने के लिए। बहुत धन्यवाद दर्शकों, आगे और भी आपसे जुड़े रहेंगे ऐसे ही नए नए विषयों के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।